हेलो दोस्तों, एचसी हार्डविक वोकैबुलरी का वॉल्यूम 2 का लेसन 2 अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। आ गए अब हम लोग बोर्ड पर। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये है लेसन 2 एचसी हार्डविक। वॉल्यूम 2 का चल रहा है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला वर्ड है हमारा वो है एरोगेंट। वो क्या है? एरोगेंट। ठीक है, बता दें आपकी जानकारी के लिए कि एरोगेंट एक एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब होता है घमंडी। ठीक है, अगर आप इसके सिनोनिम्स ढूंढने की बात करते हैं एरोगेंट का, तो एरोगेंट का सिनोनिम्स होगा एग्रेसिव। नहीं, एग्रेसिव बोलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एग्रेसिव की जगह बोलेंगे हम हॉटी। बोलेंगे हॉटी। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्राउड। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में तो बोलेंगे एग्रेसिवली असर्टिव। एग्रेसिवली असर्टिव, या कह सकते हैं जरा सा। ये हो गया। या फिर हम इसको प्रिजम्पसस भी कह सकते हैं, और प्रिजम्पसस। प्रीजम्पसस। ठीक है, अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसके एंटोनिम्स के रूप में हम बोलना चाहेंगे पोलाइट, क्योंकि जो घमंडी है उसका उल्टा होगा विनम्र। तो पोलाइट के अर्थ में, विनम्र के अर्थ में पोलाइट होगा, हम्बल होगा, मॉडेस्ट होगा। ठीक है, ये सब जो है इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा मिलेगा, सेकेंड वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इसका जो हिंदी है वो महाभारत में बहुत यूज किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज हम आपको बता दें कि यह एक भी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है, हिंदी में कहें तो भीष्म। तो आप तो कहेंगे सर भीष्म पितामह थे, तो उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्होंने एक बहुत कठोर प्रतिज्ञा ली थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी पता है आपको? कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंचेगा, न ही मैं देह त्याग करूंगा और न ही मैं विवाह करके संतान उत्पत्ति करूंगा, बल्कि हस्तिनापुर के जो राजा रहेंगे उनका मैं हमेशा एक सेवक बनकर हस्तिनापुर का रक्षा करता रहूंगा। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपने मां गंगा के कहने पर। ठीक है, और इस प्रतिज्ञा को ही भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। ये प्रतिज्ञा एक्चुअली कहा जाए तो नैतिक रूप से बहुत स्ट्रिक्ट प्रतिज्ञा था। ठीक है, मोरली स्ट्रिक्ट था ये प्रतिज्ञा। ठीक है, नैतिक रूप से बहुत कठोर प्रतिज्ञा था। ठीक है, इसीलिए इसको हिंदी में भीष्म कहते हैं। अंग्रेजी में यदि इसको हम कहें तो इसको मोरल कहा जा सकता है, उसको स्टर्न कहा जा सकता है, उसको ग्रिम कहा जा सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए, अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो ऑस्टियर, हम बोलेंगे इसको ऑस्टियर लाइफस्टाइल। बोलिए सर ये क्या होगा, ऑस्टियर लाइफस्टाइल क्या होगा? तो भाई साहब, ऑस्टियर लाइफस्टाइल है तो इसका मतलब है कि वह जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज्यादा नैतिक मूल्यों का पालन किया जा रहा है। और जहां जहां पर हम ये वाला साइन देंगे वहां समझिएगा कि जिस वर्ड का चर्चा हो रहा है ना वो वर्ड लिखा गया है। बार बार वो वर्ड लिखने की जगह ये साइन हम दे देंगे। ठीक है, ऑस्टियर लाइफस्टाइल है ना। उसी तरह से हम बोल सकते हैं ऑस्टियर वो मतलब जानते हैं ना, प्रतिज्ञा। वो का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा होता है। तो ऑस्टियर वो का मतलब हो गया भीष्म प्रतिज्ञा,
ऑस्टियर वो का मतलब क्या होगा? भीष्म प्रतिज्ञा। वह प्रतिज्ञा जो बहुत कठोर है, जिसका पालन करना बहुत अपने आप में चैलेंज है, उसको पालन करने के लिए मोरली बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसे प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, ऑस्टियर वो कहते हैं। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। तो ऑस्टियर लाइफस्टाइल, गांधी जी लेड एन ऑस्टियर लाइफस्टाइल। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पेज में हम इसका सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल लिखते हैं। गांधी जी का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो गांधी जी मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे, ठीक है, झूठ नहीं बोलते थे, हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है गांधी जी लेड एन ऑस्टियर लाइफ, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, तो गांधी जी एक मोरली स्ट्रिक्ट जीवन जीते थे, नैतिक रूप से बहुत कठोर जीवन जीते थे। ठीक है, लेड जो है V2 है, किसका? लीड का V2, लीड का V2 है लेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवेराइस। बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत जबरदस्त वर्ड है एवेराइस। ठीक है, बचपन से इस वर्ड को आप जानते हैं, एवेराइस। बोलिए सर कैसे जानते हैं? देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको लिखेंगे एक सेंटेंस के रूप में, आप कहिएगा हाँ सर हम जानते ही हैं। एग्जाम्पल ऐसे था जो आपको बचपन में बहुत बार सिखाया गया, एवेराइस इज द ग्रेटेस्ट वाइस। ठीक है, इसका अर्थ है लालच बुरी बला है, बुरी बला है। अब बताइए तो इस ट्रांसलेशन को देख करके अंदाजा लगाइए कि एवेराइस का अर्थ क्या होगा। एवेराइस का अर्थ क्या होगा बताइए। बिल्कुल आपने सही समझा, एवेराइस का अर्थ होगा लालच। एवेराइस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है और इसका हिंदी होता है लालच। ठीक है, अब लालच को आप अंग्रेजी में और क्या क्या कहते हैं? जितना भी मीनिंग आप लालच का जानते हैं वो सब सारा का सारा क्या होगा? साइनोनिम्स हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं लालच का अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग ग्रीड। ठीक है, टेम्पटेशन। ठीक है, क्यूपिडिटी। ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स है। ग्रीडीनेस, ये सारे के सारे क्या है? ठीक है, एवेराइस इज द ग्रेटेस्ट वाइस। इनफैक्ट जब हम ग्रेटेस्ट लिखे तो यहां बरबुरी नहीं, सबसे बुरी बला है। लालच के कारण ही, कहानी सुनाया गया था ना, राजा था, उसको बहुत सोना और पैसे की चाहत थी, तो धन के देवता ने उसे वरदान दे दिया कि तुम जो कुछ भी टच कर दोगे वो तुम्हारा सोना बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो सब कुछ को टच करके सोना बना रहा था और बहुत खुश था। ठीक है, महल के अंदर पहुंचा, उसने उसको भूख लग चुकी थी, वो खाना मांगा, जैसे ही खाना उसने छुआ वो भी सोना बन गया। उसे बहुत बुरा लगा कि अब खाएं क्या। फिर उसने पानी को छुआ तो पानी भी सोना बन गया। प्यास भी लगी थी, पानी नहीं पी रहा था, ये परेशानी हो रही थी उसको। फिर वह दुखी होकर के जैसे ही अपनी बेटी को टच किया, बेटी भी उसके सोने में बदल गई, राजकुमारी। अब तो वो एकदम पागल हो गया कि मेरा लालच बहुत महंगा पड़ रहा है हमको। उसने भगवान से कहा कि भगवान जी अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए वरदान, है ना। तो ये कहानी आपने पढ़ा था, उसी में मोरल लेसन दिया गया था, एवराइस इज द ग्रेटेस्ट वाइस दिया गया था ना। तो एवराइस का मतलब होता है लालच, इसका सिनोनिम्स है ग्रीड, टेम्पटेशन, क्यूपिडिटी, ग्रीडीनेस। तो ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं हम लोग नया वर्ड। ठीक है, हमारा नया वर्ड है कॉन्टेजियस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेजियस। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, OUS कभी भी अंत में लगा रहे तो वो तो एडजेक्टिव ही होगा, वो दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। और कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संक्रामक। अगर आप इंग्लिश में इसका मीनिंग खोजने जाइएगा तो हम कहेंगे दैट विच स्प्रेड्स
बाय टच, दैट विच स्प्रेड्स बाय टच, जो छूने से फैलता है। अब आप कहेंगे इसका साइनोनिम्स बताइए, तो आप बताइए कि छूने से जो फैलता है ना, बाय टच या बाय कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बाय टच या बाय कांटेक्ट, ठीक है ना। तो इसके साइनोनिम्स के रूप में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे इन्फेक्शस, इन्फेक्शस संक्रामक, एकदम सबसे सटीक इसका साइनोनिम्स, ठीक है। स्पेशली डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, बीमारियों के लिए, बीमारियों के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिल्यूज, बहुत जबरदस्त वर्ड है। और डिल्यूज को यहां दिया गया है इस बुक में, एच.सी. हार्डविक के बुक में, नाउन के रूप में यूज करना है। इसको किस रूप में यूज करना है, नाउन के रूप में। तो नाउन के रूप में डिल्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ नहीं जानते हैं, बाढ़ एक स्थिति होती है जिसमें नदियों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शहरों और गांव में पानी घुस जाता है ना, तबाही हो जाती है एकदम। बाढ़, बाढ़ से कौन परिचित नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाढ़ जब आप बोलते हैं तब आपके दिमाग में सिर्फ नदी वाला बाढ़ आता है या और भी आते हैं? तो आपको, आपके दिमाग में करते हो ना, जैसे बाजार में तो इस चीज का बाढ़ आ गया है, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ना। तो किसी भी चीज का बहुत बड़ा अमाउंट आ जाए एकदम, है ना, तो उसको भी डिल्यूज या बाढ़ कहा जा सकता है। आप इसके साइनोनिम्स के रूप में क्या बोल सकते हैं? इसके साइनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं फ्लड, ठीक है। और हम बोले कोई चीज का बाढ़, तो हो ओवरवेलमिंग रस, ओवरवेलमिंग रश। देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक समझाने के लिए एक सिचुएशन, जैसे कोई एग्जाम नजदीक आता है और आपके शहर में बहुत सारे सेंटर दिए गए उस एग्जाम के, तो आप कहते हैं ना कि हाँ आज एग्जाम है इसलिए शहर में स्टूडेंट्स का बाढ़ आ गया। तो बाढ़ आ गया है तो वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ओवरवेलमिंग रस हो गया स्टूडेंट का। तो डिल्यूज ऑफ समथिंग, इसको अगर आप पैटर्न के रूप में यूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि हम कैसे यूज करें, तो डिल्यूज ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग का बाढ़, ठीक है। इस समथिंग के रूप में कोई सामान भी हो सकता है, कोई आदमी भी यहां पर हो सकता है, डिल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, डिल्यूज ऑफ वर्कर्स, ऐसे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन होगा पता है आपको? हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल। डोलफुल सुनने में कैसा लगता है? डोला रे डोला मन मेरा डोला, ठीक है। तो डोलफुल, याद रखिएगा, अगर फुल वर्ड अंत में लगा हुआ है, ये चीज लगा हुआ है फुल, तो वो जनरली एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। डोलफुल क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। हिंदी में आप इसको बोलना चाहते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, तो हम कहेंगे उदास, ठीक है। अब जैसे ही आप उदास बोलते हैं तो वैसे ही आपके लिए क्या होता है, सैनोनिम्स ढूंढना आसान हो जाता है कि कठिन? आसान हो जाता है ना। तो इसका सैनोनिम्स क्या आप बोल सकते हैं? सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं सैड, सबसे एकदम सिंपल वर्ड, सैड आएगा कि नहीं आएगा? यदि कोई शोकपूर्ण स्थिति में है तो भी क्या है, तो शोकपूर्ण का अंग्रेजी क्या होता है? मॉर्नफुल होता है, वो भी इसका साइनोनिम है। यदि कोई बहुत उदास या निराशाजनक स्थिति में है, डिसमल कंडीशन में है, तो डिसमल भी होगा। यदि कोई में बहुत एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं है, शोकाकुल एकदम उदासीन जैसा बैठा है, ड्रियरी हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसका पूछें कि सर एंटोनिम्स क्या होगा, तो खुशी, खुश, खुश से रिलेटेड जितना भी वर्ड होगा इंग्लिश में वो सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम बोल देंगे हैप्पी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे जॉयफुल, हम बोलेंगे चीयरफुल, इटीसी, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जहां जहां हम बराबर दे रहे हैं ना, वहां समझिएगा साइनोनिम्स है, जहां बराबर दे के काट रहे हैं वहां समझिएगा एंटोनिम्स है। तो डोलफुल हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, वो नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल,
ठीक है, IBLE या ABLE यदि अंत में लगा है तो समझ लीजिएगा कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और हिंदी में इसके बराबर यदि कुछ खोजिएगा तो वो मिलेगा योग्य। अभी कौन सा योग्यता है, सोच रहे हैं आप, ये कौन सा योग्यता की बात कर रहे हैं हम? तो किसी पोस्ट के लिए बोलते हैं ना कि इस काम के लिए, इस पोस्ट के लिए तुम योग्य हो। ठीक है, तो वही होता है एलिजिबल। तो योग्य के अर्थ में अगर हम आप इसको साइनोनिम्स ढूंढना चाहते हैं तो योग्य का एक बहुत अच्छा मीनिंग होता है सुटेबल। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब ही नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली बराबर होगा, मिलता जुलता अर्थ होता है, उपयोग अलग हो सकता है। डिजायरेबल, जो चीज आप डिजायर कर रहे हैं कि इस काम के लिए क्वालिटी होना चाहिए, डिजायरेबल, वो भी योग्य है, तभी तो आप उसको डिजायर कर रहे हैं ना, है ना। फिट, बात समझ में आ रही है? ये सब है। अब अगर हम इसका पैटर्न का बात करें कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे एलिजिबल फॉर समथिंग। एलिजिबल फॉर समथिंग, समथिंग मतलब कोई पोस्ट वगैरह दे सकते हैं, कोई पोस्ट वगैरह दे सकते हैं। एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एलिजिबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख ही देते हैं ना हम आपके लिए। ठीक है, ही इज ए ग्रेजुएट एंड हैज एन एक्सपीरियंस of running and maintaining an office over 5 years. Over 5 years. So I think, so I think he is eligible. गौर से समझिएगा, अब आ गया वर्ड, he is eligible for the position of office assistant. ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, अब जरा देखिए आप गौर से, हमने पूरा जो कहानी बताया उस कहानी को पढ़िए। एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, है ना, ग्रेजुएट है और एक्सपीरियंस है ऑफिस को रन करने और मेंटेन करने का 5 साल से ज्यादा का, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सुयोग्य है। ठीक है, तो इसका साइनोनिम सुटेबल हो जाएगा, डिजायरेबल हो जाएगा, फिट होगा, ये सब होगा। ठीक है, एलिजिबल का एंटोनिम सब आप लगाइए, अयोग्य। अच्छा, इसका एक साइनोनिम से वर्दी भी तो हो सकता है ना, वर्दी, WORTHY, वर्दी मीन्स लायक, योग्य। ठीक है, इसका एक साइनोनिम्स डिजर्विंग भी तो हो सकता है ना, डिजर्विंग, होगा कि नहीं होगा? अब जब आप इसके एंटोनिम्स की बात कीजिएगा तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा अनसुटेबल, होगा कि नहीं होगा? अनफिट या मिसफिट। ठीक है, अनडिजर्विंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अयोग्य, है ना, अयोग्य के अर्थ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इवेड। इवेड पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज भाई साहब एक वर्ब है। ठीक है, इवेड क्या है? एक वर्ब है। और अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग पूछेंगे तो टालना। ठीक है, टालना। ठीक है,
चकमा देना भी बोल सकते हैं इसको, चकमा देना। बात समझ में आ रही है जी। या फिर कह सकते हैं बचकर निकलना, ठीक है, बचकर निकलना, ये सब इवेड होता है, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो पता चल जाएगा। अब जब आप इन सभी अर्थों में इसके सिनोनिम्स ढूंढने की बात करते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जब देखिए, जब बचना या टालना का बात करेंगे तो एस्केप सबसे पहले तो आपको नजर आना चाहिए सिनोनिम्स के रूप में। एस्केप मतलब ही होता है किसी से बच के निकल जाना, होता है कि नहीं होता है। फिर आप हाँ अवॉइड भी कर लेते हैं, किसी किसी को उसको बच के निकल जाते हैं, ठीक है। चकमा देके निकलते हैं तो डॉज कर जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हाँ जाहिर सी बात है, हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी आपको जानने चाहिए। जैसे यदि हम बोल दें अवॉइड के बाद, अवॉइड कैसा वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद सीधे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब होने का क्या मतलब होता है, इसमें ईडी लगा करके हम लोग इसका V2 V3 बनाते हैं। तो ई तो है ही, सिर्फ डी लगा देंगे तो बन जाएगा। हमको कुछ सेंटेंस बताना है या कुछ एग्जाम्पल बताना है आपको इसका, ठीक है। जैसे यदि हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या, जिम्मेवारियों से बचना, जिम्मेवारियों को टाल के निकल जाना, ठीक है। और यदि हमसे एक बोले तो एक बहुत अच्छा सा बात बोलना चाह रहे हैं, जैसे उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी, ठीक है। तो ही मैनेज्ड टू इवेड द अरेस्ट, ठीक है, वो मैनेज कर लिया किसी तरह से अरेस्ट से बचने का, एंड भाग के चला गया विदेश। अरेस्ट एंड स्केप्ड। अब देखिए यहां पर स्केप मतलब भाग के चले जाना, तो यहां पर स्केप का साइनोनिम्स आप इवेड नहीं लगा सकते। लेकिन जो यहां पर है, देखिएगा गौर से, ये वाला जो इवेड है, मैनेज्ड टू इवेड, यहां पर टू छूट गया, टू होना चाहिए था ना, यहां पर टू होना चाहिए ना, यहां पर मैनेज टू इवेड। यहां पर अगर आप चाहें तो इवेड की जगह स्केप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्केप की जगह आप इवेड नहीं लगा सकते। ही मैनेज टू इवेड द अरेस्ट मतलब स्केप द अरेस्ट, अरेस्ट से बच गया। एंड स्केप्ड, कहां चला गया, भाग के कहां चला गया भाई साहब, टू लंदन, भाग के लंदन चला गया। सो सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। तो हमने देखिए आपको बताया कि इवेड और स्केप दोनों साइनोनिम्स होने के बावजूद भी कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से यूज किए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, जितने भी सिनोनिम्स हैं उनको यूज करते समय आपको अलर्ट रहना होगा। ये नहीं है कि सिनोनिम्स है तो कहीं भी कोई किसी के बदले आप यूज कर दें। ज्यादा कंफ्यूजन के लिए फिर आप कमेंट में हमसे बात कीजिए, पूछिए, या फिर मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फोन नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, 9334521766। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आप इस पे चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पे, ठीक है। चलिए, बहरहाल अगला वर्ड हम लोग लेते हैं इवेड के बाद फिशर। बहुत अच्छा सा वर्ड है फिशर, FISSURE, फिशर। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये एक नाउन है, और अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग पूछें तो हम बताएंगे दरार, ठीक है। फिशर का मतलब क्या बताएंगे, दरार। अब जैसे ही हम दरार बोलते हैं ना, आपको इसका सिनोनिम्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इजी वे में आप इसका सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में आएगा जो सबसे कॉमन वर्ड है, क्रैक। फिर आएगा स्प्लिट, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये दो वर्ड सबसे कॉमन है जो आप दरार के अर्थ में बोल सकते हैं, ठीक है। अब कैसा दरार, खास करके जब वैसा दरार जो
लॉन्ग है, लंबा है, चीरा जिसको बोलते हैं, लंबा चीरा है, स्पेशली लॉन्ग है, और पतला सा है, नैरो है, एंड नैरो है ना जी। इसको कहते हैं क्रैक या स्प्लिट। बहुत सिंपल सा वर्ड था, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलेजिबल। ठीक है, इलेजिबल बहुत अच्छा सा वर्ड है। देखिएगा अभी पीछे हमने एक वर्ड बताया था, उसी से इलेजिबल। ठीक है, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं इसको ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेजिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज आईबीएलई मिल रहा है ना, एडजेक्टिव है। पहले इसको हम लिख देते हैं, इसका हिंदी में अगर आप इक्विवेलेंट ढूंढिएगा ना, तो इसका हिंदी में इक्विवेलेंट होगा अपठनीय। अपठनीय मतलब ये थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया ना। अच्छा ठीक है, इसको सामान्य हिंदी में बदल देते हैं। इसको डिटेल करेंगे तो होगा जिसे पढ़ना मुश्किल है, जिसे पढ़ना मुश्किल या असंभव है। असंभव है, एकदम कहिए असंभव है। ठीक है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? स्पेशली हैंड राइटिंग के लिए यूज करते हैं। इलेजिबल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। कोई कोई आदमी लिखता है इतना गंदा है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते है ना जी। मतलब आप कहें इंग्लिश में तो कह सकते हैं नॉट रीडेबल। क्या कह सकते हैं? नॉट रीडेबल कहिएगा, और क्या कहिएगा? ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम्पल पूछिएगा तो हम तो एक ही चीज इसके एग्जाम्पल में बोलेंगे, बस एक ही चीज बोलेंगे। ठीक है, इलेजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, सो सिंपल। अगर आप बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता वर्ड था ना जो पीछे हमने बताया था आपको, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं मैं यहां पर, एलिजिबल। तो ये दोनों के कंफ्यूजन पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एलिजिबल हमने पीछे बताया था, इसका अर्थ होता है मोटा मोटी यदि समझे तो सुटेबल। ठीक है, और अगर हम कहते हैं एलिजिबल तो यह है नॉट रीडेबल। ठीक है, नॉट रीडेबल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेजिबल के बाद है इमैक्युलेट। बहुत अच्छा सा वर्ड है, एकदम साफ सुथरा वर्ड है। कौन सा वर्ड हमने कहा? इमैक्युलेट। इमैक्युलेट। ठीक है, इमैक्युलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। और इमैक्युलेट का हिंदी में यदि आप पूछें तो हम बोलेंगे बेदाग। बेदाग मतलब एकदम क्लीन, कोई उसमें दाग नहीं है, कोई बदनामी नहीं है, शुद्ध भी बोल सकते हैं आप इसको। कोई मिलावट नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब इसका साइनोनिम्स अगर आप हमसे पूछते हैं तो जो बेदाग है, गौर से समझिएगा, जो बेदाग है वो एकदम क्या है? क्लीन है। वो क्या है? प्योर है। वो क्या है? परफेक्ट है। आप समझते जाइए, फील देखिएगा, फील एकदम उठना चाहिए वैसे ही। ठीक है, वो फॉल्टलेस है, कोई उसमें कोई गलती नहीं है। परफेक्ट है तो फॉल्टलेस है ना, फॉल्टलेस। ठीक है, ठीक है, और इमैक्युलेट है तो क्या है? टाइडी है, साफ सुथरा है। ठीक है, इमैक्युलेट हैंडराइटिंग। यदि हमसे कोई पूछे एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलेंगे? इमैक्युलेट हैंडराइटिंग। एग्जाम्पल हम बोलेंगे इमैक्युलेट हैंडराइटिंग। ठीक है ना? तो ऐसे समझना होगा आपको। चलिए उठाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है इमैक्युलेट के बाद है इनर्ट। केमिस्ट्री में जरूर आप ये वर्ड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम मान ही नहीं सकते। इनर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय। आप नहीं पढ़े हो हम नहीं मान सकते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले आपको बोलेंगे इसका, इनर्ट गैसेस। हम क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैसेस।
8 या 9 बताया गया है ना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब जब आप निष्क्रिय बोलते हैं तो इसका सिनोनिम्स में आपको क्या आता है? सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड आता है इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव। दूसरा आ सकता है स्लो, तीसरा आ सकता है स्लगिश, हाँ या ना, चौथा आ सकता है डेड। तो ये सारे वर्ड्स जो है सिनोनिम्स है। ठीक है, अब यदि आप कहेंगे एंटोनिम्स तो सक्रिय, एंटोनिम्स की आप बात करेंगे तो सक्रिय, सक्रिय बोलेंगे तो क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, फास्ट, क्विक, है ना, लाइव, इटीसी कर दीजिए ना, काफी हो गया। इनर्ट गैसेज हमने पहले ही आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया, निष्क्रिय गैसें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे हीलियम है और बहुत सारा है ना, उतना नाम याद नहीं है, केमिस्ट्री में जरूर पढ़ना था हम लोग को। ठीक है, इनोवेशन बहुत अच्छा सा वर्ड है। कौन सा वर्ड हमने बोला? इनोवेशन। इनोवेशन, देखिए SION या TION अंत में लगा रह जाए तो पक्का नाउन ही होगा, दूसरा चीज नहीं होगा। इनोवेशन का मतलब होता है नया आविष्कार। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? नया आविष्कार। नया आविष्कार या नई बात, है ना, नया उपयोग, नया प्रयोग, ये सब इनोवेशन कहला सकता है। कोई भी नया चीज हो रहा है ना, नया परिवर्तन, ठीक है, ये सब का सब क्या होता है? परिवर्तन तो ऐसे हमेशा नया ही होता है, ये सब इनोवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब बताइए, इनोवेशन को हम जब ऐसे कहेंगे तो इसका साइनोनिम्स के रूप में क्या आएगा? इसके साइनोनिम्स के रूप में आएगा चेंज। ठीक है, इसके इन्वेंशन, ठीक है, इसमें आ जाएगा, यदि हम बोले तो न्यू थिंग्स, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अगर आप इसका करना चाहेंगे तो ओल्ड, एंशियंट, हाँ या ना, ये सब होगा। चलिए हटाते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हमारा नया वर्ड है, अगला वर्ड है ऑब्लिक। ये वर्ड आप कितना बार अपने लाइफ में बोले होंगे आपको याद नहीं है। ऑब्लिक दीजिएगा तो ऐसे वाला लाइन दे देते हैं, तिरछा वाला। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तिरछा। अब तिरछा मतलब कह सकते हैं कि जो सीधा नहीं है, कहते सीधे तुमको नहीं बोला, थोड़ा घुमा के बोला। तो इस अर्थ में भी अगर आप बोलते हैं तो इसके साइनोनिम्स के रूप में आप लेंगे स्लैंट। जैसे ऐसे जो कोई चीज तिरछा ऐसे रहता है ना, स्लैंट रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, ऑब्लिक रिमार्क, इनडायरेक्ट रिमार्क, ऑब्लिक इनडायरेक्ट, है ना। ऑब्लिक रिमार्क है तो इनडायरेक्ट रिमार्क है, वो सीधा नहीं बोला गया, घुमा के बोला गया है। ऑब्लिक कोई प्लेन है या लाइन है तो स्लैंट है, थोड़ा तिरछा है। तो ऐसे तरीके से आप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल देंगे, लिख ही देते हैं, बोल क्या देंगे, लिख देते हैं। हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, ऑब्लिक लाइन मतलब तिरछी रेखा, ऐसी वाली रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा ऑब्लिक है। ऑब्लिक प्लेन, है ना, ऑब्लिक रिमार्क, ऑब्लिक कमेंट, ईटीसी। ठीक है, चलिए ऑब्लिक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है, मैंने बता दिया था आपको। ऑब्लिक के बाद है ऑब्लिटेरेट। ऑब्लिटेरेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्लिटेरेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज हम बता दें कि वो वर्ब है। ऑब्लिटेरेट का मतलब होता है हिंदी में यदि आप देखें तो मिटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना या खत्म कर देना। ठीक है,
अब इसके आप सिनोनिम्स की बात कीजिए ऑब्लिटेरेट के। जब आप इसके सिनोनिम्स की बात कीजिएगा ऑब्लिटेरेट, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, ठीक है। वाइप आउट, एकदम उड़ा देना, नामो निशान मिटा देना, ठीक है। इफ पाकिस्तान एंड इंडिया गो ऑन ए वॉर, पाकिस्तान विल बी ऑबिलिटेरेटेड फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड, उसको मिटा दिया जाएगा दुनिया के नक्शे से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फिर हम बोल सकते हैं ब्लॉट आउट, मिटा देना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। रिमूव भी बोल सकते हैं, रिमूव। इरेडिकेट बोल सकते हैं, ठीक है। एबॉलिश बोल सकते हैं, एकदम खत्म कर देना। यूजेस सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा परयूज। हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? परयूज। परयूज का मीनिंग हम बोलना चाहिए। परयूज तो पहले जान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है, और इसका हिंदी होगा अध्ययन करना। इसका हिंदी क्या होगा? अध्ययन करना। कोई चीज को जांचने परखने के हिसाब से अध्ययन करते हैं ना, या फिर कह सकते हैं जांचना, जांचने परखने के हिसाब से अध्ययन करना। और एक लिटरल मीनिंग होता है इसका पढ़ना। अब जैसे ही ये सब बातें हम बोलते हैं, तो इसके सिनोनिम्स के रूप में मेरे दिमाग में एक वर्ड आता है। पहले अध्ययन कर रहे हैं तो उसको स्टडी कर रहे हैं, इससे बहुत सारी बातें पता चलेगी। जाहिर सी बात है कि एग्जामिन कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि उसके बारे में कुछ पता चले। और लिटरल एक मीनिंग होता है रीड, पढ़ना। पढ़ना के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इतना सारा मीनिंग इसका हो सकता है परयूज का, और इतने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। परयूज के बाद है परवेड। बहुत अच्छा वर्ड है परवेड, PERVADE, परवेड। परवेड भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब ही है मेरे प्यारे बच्चों। परवेड भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है। परयूज हमने बता दिया ना कि परयूज अध्ययन करना, जांचने परखने के हिसाब से, या पढ़ना। तो अध्ययन करना या जांचना परखना के अर्थ में स्टडी इसका साइनोनिम्स होगा, एग्जामिन होगा। और पढ़ना के अर्थ में लीजरली, मतलब कोई भी चीज यदि हम लीजरली पढ़ते हैं, ठीक है, लीजरली मतलब खाली समय में पढ़ते हैं, और अटेंटिवली पढ़ते हैं। लीजरली एंड अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, जाहिर से खाली समय में पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान देके डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस पढ़ने के अर्थ को हम लोग पर यूज करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ रहे थे, परवेड वर्ड पे गए थे। परवेड पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है, और परवेड का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, फैलाना। अब जैसे ही हम बोलते हैं फैलाना, तो वैसे ही साइनोनिम्स के रूप में जो पहला वर्ड हमको समझ में आता है, आपके दिमाग में भी यही वर्ड आया होगा, स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड, ठीक है। फिर एक्सपैंड, ठीक है। फिर परमिएट, फैल रहा है तो धीरे धीरे हर जगह पर पसर के पहुंचते जा रहा है, रिस रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। फिर राइफ एमंग, या राइफ थ्रू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि नहीं इसका एंटोनिम्स करना है, तो फैलना के उल्टा क्या हो जाएगा? सीमित हो जाना, है ना। बी लिमिटेड, बी की जगह इज आ रहा है, बाजवियर जो भी यूज कीजिएगा। बी लिमिटेड, बी रेस्ट्रिक्टेड, बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मेरा नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेशन। बहुत अच्छा है प्राइवेशन, मिलता जुलता है प्राइवेट से, लेकिन वैसा मत समझिएगा। प्राइवेशन एक अलग वर्ड है, और देखिए TION अंत में है, तो जाहिर सी बात है कि ये फिर से क्या है? नाउन है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है अभाव। अभाव मतलब सामान्य भाषा शब्दों में कहें हिंदी में तो कमी, ठीक है। आप कहिएगा इसका साइनोनिम्स क्या होगा भाई? तो अभाव या कमी के लिए जो सबसे कॉमन साइनोनिम्स आपके दिमाग में आएगा, लैक, स्कार्सिटी, आएगा कि नहीं आएगा? डर्थ, शॉर्टेज,
वांट, ये सब प्रभाव, अभाव या कमी का बोध देता है। और बता दें कि अभाव या कमी किस चीज का, किस चीज का, तो जीवन की जरूरतों का। अभाव या कमी किसका होता है? कंफर्ट्स और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कंफर्ट्स और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उन सब चीजों का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका आप बोलिएगा कि नहीं उल्टा बताइए, तो प्रचुरता, कमी के जगह प्रचुरता, एबंडेंस। ठीक है, सफिशियंसी, पर्याप्तता, कि काफी है, सफिशियंसी, है ना। प्लेंटी, प्रचुरता। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाएंगे, हम लोग को रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है रिटार्ड। आप रिटार्ड वर्ड से नहीं परिचित हो मान नहीं सकते, क्योंकि आप बचपन से बहुत बार सुने होंगे मेंटली रिटार्टेड। ठीक है, तो रिटार्ड मतलब क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है। ठीक है, तो जो मेंटली रिटार्टेड होते हैं ना, वो मानसिक रूप से मंद होते हैं। ठीक है, बौद्धिक रूप से थोड़ा स्लो होते हैं। तो इसका हिंदी में स्लो या सुस्त, शिथिल या सुस्त कह सकते हैं आप इनको, जो धीमी गति से चल रहा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ये सुनते हैं हम, तो हमारे दिमाग में जो जो वर्ड आता है वो क्या होता है? स्लो डाउन, धीमा। ठीक है, शिथिल कर देना करना चाहिए, सुस्त कर देना या शिथिल कर देना। ठीक है, कोई चीज को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस हम बोलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ फंड हैज रिटार्डेड, ट्रांजिटिव वर्ब है, रिटार्डेड all the developmental activities in my पंचायत, पंचायत, मेरे पंचायत में जितना भी डेवलपमेंटल यानी विकास का कार्य हो रहा था, वो रिटार्ड हो गया, शिथिल पड़ गया है, सुस्त हो गया। किसके कारण? लैक ऑफ फंड के कारण, फंड की कमी के कारण। तो इस तरह से रिटार्ड का हम लोग यूज करते हैं। और जो लास्ट वर्ड जाने जा रहा है इस लेसन का, वो लेसन का लास्ट वर्ड है ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। ठीक है, ट्रांसग्रेस। ठीक है, जब हम बोलते हैं ट्रांसग्रेस, तो इसका मतलब होता है सीमा के पार चले जाना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, सीमा का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं सीमा का उल्लंघन करना, गौर से समझिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? गो बियॉन्ड द लिमिट्स, गो बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है, अब इसका साइनोनिम से यदि कोई पूछे गो बियॉन्ड द लिमिट्स के सेंस में, तो क्या हो जाएगा? आप अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं। ठीक है, आप घुसपैठ कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं, आप ब्रेक इनटू कर रहे हैं, ब्रेक इनटू कर रहे हैं, जहां आपको घुसने का अधिकार नहीं है वहां घुस कर रहे हैं, आप ट्रेस पास कर रहे हैं। ट्रेस पास कर रहे हैं मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था लेसन 2 का एससी हार्डविक का सारा वर्ड। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में जाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।